चलो बच्चों, हरे कृष्णा। बेटा, हरे कृष्णा बेटा। कल कल लास्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? अकाउंटिंग फॉर ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। हरे कृष्णा बेटा। हम लोगों ने ESOPs के बारे में पढ़ा था कि कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को ESOPs ऑफर करती है आफ्टर फुलफिलमेंट ऑफ द सर्टेन कंडीशंस, ठीक है ना। अब वो कंडीशंस आपकी सर्विस कंडीशन भी हो सकती है और परफॉर्मेंस कंडीशन भी हो सकती है। तो हमें अकाउंटिंग करनी थी। अकाउंटिंग के लिए बताओ, क्योंकि वो सर्विसेज के अगेंस्ट है, यानी आपके काम करने के अगेंस्ट दिया जा रहा है, तो बताओ जस्ट लाइक क्या है वो? बोलो, एक्सपेंस आ गया। ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट ले रही है और उस पर एक्सपेंस इंकर्ड कर रही है। हाँ, लेकिन वो एक्सपेंस वटेवर अमाउंट 2 लाख 3 लाख 10 लाख 50 लाख जो भी है, वो उसका मोड ऑफ पेमेंट MOP बताओ क्या है? शेयर्स है, कैश नहीं है। तो दैट्स वाई हम उसे क्या नहीं बोलते? कैश बेस्ड पेमेंट नहीं, शेयर बेस्ड पेमेंट बोलते हैं। तो हम शेयर बेस्ड पेमेंट करने वाले हैं अगेंस्ट सर्विसेज या कुछ काम के अगेंस्ट। तो इसीलिए वो बताओ जस्ट लाइक क्या है? एक्सपेंस। और हर साल बताओ कहाँ चार्ज होना चाहिए? P&L में चार्ज होना चाहिए एस्टिमेशन बेसिस पर। तो हम P&L में चार्ज करेंगे। लेकिन क्योंकि हम उसे सेटलमेंट इंस्टेंट नहीं करते, इमीडिएट नहीं करते, तो दैट्स वाई बताओ ईच एंड एवरी ईयर एक प्रोविजन क्रिएट कर लेते हैं, एक लाइबिलिटी क्रिएट कर लेते हैं और उसे आउटस्टैंडिंग ESOPs के नाम से फिर अक्यूमुलेट करते रहते हैं। फिर आफ्टर सर्टेन पीरियड उसे सेटल कर देते हैं इन फॉर्म ऑफ शेयर्स इशू करके उसे सेटल कर देते हैं। शायद यही सब कुछ हमने कल लिखा था। और बाई चांस लास्ट में वो सेटल नहीं हो पाया और कुछ अमाउंट बच गया तो वो जनरल रिजर्व में। तो ये सारी कहानियां हम लोगों ने कल समझी थी। चलें आगे। अब मेरे सामने एंट्रीज को लेकर तो बहुत बड़ा इशू नहीं है। हरे कृष्णा बेटा, एंट्रीज को लेकर तो इशू नहीं है, लेकिन हाँ एक्सपेंस, वो जो मैं इनिशियली बताओ मैं क्या करूंगा? वैल्यूएशन करूंगा ESOPs का। इनिशियली मैं ESOPs का वैल्यूएशन करूंगा, वो किस प्राइस पर होगा? बेटा लिखवाया हुआ है, देख लो पन्ने पलट कर। बेटा या तो वो इंट्रिंसिक वैल्यू पर होगा या फिर वो फेयर वैल्यू पर होगा। आ गया? इंट्रिंसिक वैल्यू पर होगा या फेयर वैल्यू पर होगा। अच्छा बताओ कायदे से वो होगा किस पर? फेयर वैल्यूएशन। क्योंकि हम लोग, मैंने कहा था, कैपेबल नहीं है फेयर वैल्यू करने में, तो दैट्स वाई हम लोग अभी फॉर टाइमिंग बताओ किस पर करते हुए चलेंगे? इंट्रिंसिक वैल्यू पर। व्हाट इज द मीन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू? डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस। तो वो एक बहुत बेसिक सा तरीका है, क्योंकि उन्होंने कहा हमें इंटरफेयर नहीं करवाना, आप लोग केवल अकाउंटिंग तक रिस्ट्रिक्ट रहो। हम लोग, हरे कृष्णा, हम लोगों ने फिर स्टार्ट किया था और हमने कुछ अकाउंटिंग भी लिखी थी। अब उसका प्रैक्टिकली वो कैसे फिर क्वेश्चन आएंगे और कैसे फिर हम उसे हैंडल करेंगे, उससे पहले मैं आपको यहाँ पर अलोकेशन ऑफ द एक्सपेंस, आप खर्चे को वैल्यू कैसे करोगे बता दिया। अलोकेशन ऑफ द एक्सपेंस यानी हर साल डिवाइड कैसे करोगे? तो अलोकेशन ऑफ द एक्सपेंस, तो लिखो आप अलोकेशन नोट, यहाँ कंसिडरेबल पॉइंट लिख लो, कंसिडरेशंस। कंसिडरेशन, allocation of expense on SLM basis, on SLM basis, on SLM basis। बेटा कल अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो तो कल मैं क्या कर रहा था? पहले वैल्यूएशन, अब मेरी बात सुनो, पहले वैल्यूएशन कर रहा था कितना? इंट्रिंसिक वैल्यू पर। मार्केट वैल्यू 500 रुपये, एक्सरसाइज प्राइस 200, तो एक 10,000, 1000 मल्टीप्लाई बाय 300 कितना? 3 लाख। यही तो कर रहा था वैल्यूएशन। फिर वैल्यूएशन के बाद अलोकेशन, हर साल कितना करना है? क्या किया था मैंने? SLM ही तो अपनाया था। 3 साल में बाद देना है तो मुझे 1 लाख 1 लाख 1 लाख कर देना चाहिए। आ गया? 2 साल में देना होता तो 1.5 लाख करता, 150 कर देता ईच एंड एवरी ईयर। क्लियर आपका? तो SLM बेसिस मोर देन इनफ है, सफिशिएंट है। लेकिन कभी कभी आप लोग फंस जाओगे, तो मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूं। तो लिखो B,
एक्सपेंस, ये होगा बेटा मार्केट नंबर ऑफ ऑप्शंस। क्या है इसको मैं अभी बताऊंगा नहीं, केवल लिखवा रहा हूं क्योंकि फिर बाद में मैं शायद इसे लिखवा नहीं पाता, भूल जाता कर जाता, तो पहले लिखवा देता हूं इसे। नंबर ऑफ ऑप्शन मल्टीप्लाई बाय, आप फुल लिखना चाहो तो फुल लिख देना, मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस, और याद रह जाए तो शॉर्ट में लिख देना टोटल पीरियड मल्टीप्लाई बाय एक्सपायर्ड पीरियड, लेस expense recognized up to date। तो ये आ जाएगा आपका करंट ईयर एक्सपेंस, करंट ईयर एक्सपेंस। Number of options multiplied by market price into exercise price divided by total period multiplied by expired period less expense recognized up to date current year expense। लिख लिया? ये क्या है इसके बारे में अभी कोई बातचीत नहीं, भूल जाओ लिखकर बस, ठीक है। बताओ हमारा मुद्दा क्या है? अलोकेशन ऑफ द एक्सपेंस, बोलो। एसएलएम बेसिस, हमारा मुद्दा क्या है? अलोकेशन ऑफ द एक्सपेंस एसएलएम बेसिस। आगे बात समझ में, ये बात खत्म बस। ये क्या है कोई लेना देना नहीं, इसके बारे में सोचना भी नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा इसका। चले आगे, तो इसको अभी लिखवा दिया, इस जगह पर हटा दो दिमाग से। अब आते हैं, हमने जो अभी तक समझा उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। इस फॉर्मूले के बारे में कोई सोचेगा नहीं, अपने आप धीरे 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 समझ में आ जाएगा। हटा दूं ये सब? चलो, तो मैंने ये दो बात ऐड की और पुरानी बात रिवाइज की। अब कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या करना है, और बेटा समझना, मैं थोड़ी देर बाद आज या कल या परसों की क्लास में कुछ आपसे समझाने के बाद पूछूंगा मैं आपको, और प्रॉपर आंसर आना चाहिए। तो प्लीज़ चीज़ों को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 2, बेटा पेज नंबर लिखो जल्दी से, सारे बच्चे लिखो। पेज नंबर 3.34, पेज नंबर 3.34, क्वेश्चन नंबर 2, सारे बच्चे लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 3.34। क्वेश्चन रीड करते हैं। एस लिमिटेड grants 1000 option to its employee on 1st April 2010 rupees 60। 1st April 2010 क्या है? डेट ऑफ ग्रांट। वेरी गुड, समझ में आया? एट रुपीज 60, वेरी गुड। क्या है ये? 60 रुपी में ये हो रहा है। ऑप्शन टू ग्रांट 1000 ऑप्शन टू एम्प्लॉय ऑन 1st April, डेट ऑफ ग्रांट एट रुपीज 60, 60 रुपए में ऑफर किया। आ गया समझ में? तो ये हो गया एक्सरसाइज प्राइस। टेक्निकल टर्म में इनको यही बोला जाता है। द वेस्टिंग पीरियड इज 2.5 ईयर। ये क्या है? सर्विस कंडीशन, क्योंकि ESOPs ग्रांट की जाती हैं विद सर्टेन कंडीशंस, ये सर्विस कंडीशन है। द मैक्सिमम एक्सरसाइज पीरियड इज 1 ईयर। एक्सरसाइज पीरियड यानी 2.5 ईयर सर्विस कंडीशन है, और उस कंडीशन के बाद आपको 1 ईयर अप्लाई करने के लिए दिया जाएगा। आप सोच बेटा, या तो ये इंटेंशनली हो रहा है, क्योंकि रिपीट तो, एक्सीडेंट तो एक बार होता है, रोज रोज थोड़ी होता है।
नेक्स्ट बेटा, मेरा हार्ट कमजोर है, डर लगता है मुझे, ठीक है ना, हार्ट बीट बढ़ गई मेरी। चलो नेक्स्ट, कोई लड़का करता है ना, मैं उसकी बढ़ा देता दोबारा। नेक्स्ट, क्योंकि जैसी मेरी बढ़ती है ना, मैं मैं सामने वाले की बढ़ा देता हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट, द मैक्सिमम पीरियड, फ्लो टूट जाता है ना, तो समझ रहे हो आप, एक आदमी अपने आनंद में जुनून में चले जा रहा है, आदमी स्पेस में, और सुबह सुबह जगा दिया घर वालों ने, उठ जा आदमी, आओ यार वापस अपनी दुनिया में। तो मैं क्या है ना, घुस जाता हूँ अंदर, तो मैं निकल जाता हूँ अपने उसमें, ठीक है। मेरे को वापस कोई खींच के लाता है ना, तो फिर दिक्कत होती है। नेक्स्ट, तो एस लिमिटेड ग्रांट इतना 1 अप्रैल 2010 ₹60 एक्सरसाइज प्राइस है। द वेस्टिंग पीरियड 2.5 ईयर, यानी ये वेस्ट सर्विस कंडीशन है। द मैक्सिमम एक्सरसाइज पीरियड 1 ईयर, 1 साल आपका मैक्सिमम एक्सरसाइज पीरियड है, जिसमें आपको सोचने समझने का मौका दिया गया। मार्केट प्राइस ऑन दैट डेट, डेट ऑफ ग्रांट पर मार्केट प्राइस कितना है? 90 रुपए। इस डेट पर 90 रुपए। आ गया समझ में? मुझे बताओ, व्हाट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द ऑप्शन? 30 रुपये। 30 रुपए इंट्रिंसिक वैल्यू है। इंट्रिंसिक वैल्यू मीन्स मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस, डिफरेंस बिटवीन दीज टू अमाउंट ₹30। नाउ फेयर वैल्यू पर ऑप्शन, बोलो 30, फेयर वैल्यू पर ऑप्शन 30। बेटा इसमें मैं इसॉप्स का वैल्यूएशन किस पर करूंगा? फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू कितनी है? 30, और इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है? अब बताओ, मैंने कहा था फेयर वैल्यू हमारे बस की बात नहीं है, तो उसने बताओ क्या किया? कैलकुलेट करके बता दी। और कैलकुलेट करके भी कितनी बता दी? वही बता दी। जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उसी को इसने क्या बोल दिया? फेयर वैल्यू बोल दिया। बोलो बात समझ में आ गया? सर अगर ये 25, 30, 40, 50 होती तो फिर मैं उसी पर वैल्यू करता, ध्यान रखना। समझ में आ गया? लेकिन ये यहां पर चेंज नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? बोला आता तो है नहीं, सिखाना भी नहीं है इन्हें, तो बताओ फिर हमने क्या किया? दोनों का डिफरेंस ही निकाल दिया। तो ठीक है ना, हमारे लिए तो कन्वीनियंट है। नहीं भी बोलता तो भी हम 30 रुपए लेने वाले थे। ऑल द ऑप्शंस वर एक्सरसाइज ऑन 31 जुलाई 2013। सारी की सारी ऑप्शन बताओ क्या हो गई? एक्सरसाइज हो गई 31 जुलाई को। 31 जुलाई को एक्सरसाइज हो गई, इसका मतलब एक भी एम्प्लॉय छोड़कर नहीं गया 2.5 साल की ड्यूरेशन में। बेटा छोड़कर भी नहीं गया और फिर उसने अप्लाई भी कर दिया है। आ गया समझ में? यानी लैप्स मैंने कहा था 2 जगह पर होती हैं। एक ड्यूरिंग सर्विस कंडीशन, लैप्स हो जाती हैं अगर कोई ड्रॉप करके जाता है तो, और उसके बाद अगर मान लो कोई ड्रॉप करके नहीं गया तो वेस्ट तो पूरी हो जाएंगी, उसके बाद भी तो क्या हो सकती है? लैप्स हो सकती है, वो अप्लाई ना करे तो। लेकिन ऐसा दोनों ही सिचुएशन नहीं अप्लाई हो रही इन दिस क्वेश्चन। जर्नलाइज आपको एंट्री करनी है इफ द फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर 10 इंच। अगर 10 रुपए का एक शेयर है तो आप इस सिचुएशन में मानकर चलो। बेटा ये बताओ, इस क्वेश्चन को पढ़ने में अगर आप रिकॉर्डेड क्लास भी देखोगे तो लगभग 6 मिनट लगा दिए मैंने। 1 मिनट का डिस्टर्बेंस, 5 मिनट लगा दिए। समझ में आया? क्या आप इन 5 लाइनों को पढ़ने में, 4 लाइनों को पढ़ने में 5 मिनट लगाओगे क्या? वही प्रॉब्लमेटिक है हमारे लिए। ये बताओ, एक एक चीज समझ में आई या नहीं है जब हम पढ़? बेटा ये इंटरप्रिटेशन, मैं बार बार आपका ध्यान एक दूसरे जगह पर लेके जा रहा हूं, और ये आगे जाके जब टेक्निकल टॉपिक्स आएंगे ना तब आपको बात समझ में आएगी। लेकिन तब तक आपको बताओ क्या कर लेनी चाहिए? अपनी प्रैक्टिस डेवलप कर लेनी है। सर बार बार एक ही चीज क्यों रिपीट कर रहे हो? मुझे पता है आगे जाके क्या होने वाला है, इसीलिए मैं अभी समझा रहा हूं। ये चीज डेवलप करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बेटा प्रोफेशनल स्टडी ऐसे नहीं हो जाएगी। या तो हलवा बनेगी या फिर कबाड़ा कर देगी, या तो मक्खन है। क्योंकि टेक्निकल अगर नॉलेज डेवलप कर लिया आपने, इंटरप्रिटेशन डेवलप कर ली, तो ये मक्खन बन जाएगी। बस हर चैप्टर में जाओ, अरे यार ये तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। जहां आप इंटरप्रिटेशन में पीछे रह जाओगे किसी भी सब्जेक्ट में, वहीं फंसते चले जाओगे। तो इन एक एक चीज पढ़ते ही हमारे दिमाग में आना चाहिए। अच्छा, डेट ऑफ ग्रांट, एक्सरसाइज प्राइस पढ़ते ही इस समय, और ये धीरे धीरे डेवलप करोगे, अपने आप डेवलप हो जाएगा। मुझे जनरल एंट्री करनी है, 8 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। चलो मैं आगे, चलो
पहले मैं एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। आपको इनिशियल स्टेज पर हम थोड़ा सा काम अलग तरीके से करते हैं, थोड़ा कंट्रोल आ जाए तो हटा देना, बाकी तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप हटाओ, क्योंकि क्वेश्चन कंट्रोल में नहीं रहता ऐसा। जल्दी से बोलो कौन सा है क्वेश्चन नंबर 2। कितने साल हैं? 2.5 साल। मैंने बाद में लिखना, अभी पहले देखो सामने बेटा, मैंने ये ड्रॉ कर दिया 2.5 साल, ये मैंने ड्रॉ कर दिया 2.5 ईयर, विच इज स्टार्टेड फ्रॉम 1 अप्रैल 2000। ये 1 अप्रैल 2010 है, जहां ये क्या है बच्चों? डेट ऑफ ग्रांट। इस दिन बताओ हमने क्या किया बेटा? ऑफर किया। कितना? 1000 ऑप्शंस ऑफर किए। आ गया। मार्केट प्राइस 90 था, एक्सरसाइज प्राइस 60 था, तो पर ऑप्शन लॉस 30 रुपी, टोटल लॉस 30,000। कंपनी को 30,000 का लॉस हो रहा है, ठीक है। कंपनी को 30,000 का लॉस होगा कब? इसको कब सेटल करेगी वो? 2.5 ईयर, 2.5 साल बाद। तो कंपनी क्या सोच रही है? मुझे तो अभी तो कुछ लेना देना है नहीं। 31 मार्च 11 फर्स्ट ईयर, 31 मार्च 12 सेकेंड ईयर, 31 मार्च बेटा 31 मार्च 2000, 31 मार्च 2013। लेकिन 2.5 साल तो यही हो गए। तो बताओ ये ऑप्शंस मेरी कहाँ वेस्ट हो गई? ऑन 30 सितंबर 2011, सॉरी 12, ये वेस्ट हो गई। तो मुझे मेरे एक्सपेंस को यहां तक रिकॉग्नाइज करना है। बोलो आ गया। इसके बाद ये जो 1 ईयर है, बताओ ये क्या है? ये बेटा अप टू 30 सितंबर 2013 तक ये अप्लाई कर सकता है। बताओ इस ड्यूरेशन में कहां पर? 31 जुलाई। ये बोल रहा है यहां कहीं 31 जुलाई को, 31 जुलाई 2013 को बताओ क्या किया गया? अप्लाई प्लस अलॉट किया गया। सर एक ही दिन बोल रहा है क्वेश्चन, हमें क्या लेना था ना? बोलो समझ में आ गया। इस दिन अप्लाई एंड अलॉट किया गया। गया क्या दिमाग में? बेटा मुझे यहां कुछ नहीं करना, यहां मुझे प्रोविजन बनाना है, यहां मुझे प्रोविजन, यानी मुझे 3 साल में प्रोविजन बनाना है, अलॉटमेंट करना है। आ गया। टोटल लॉस 30,000, इसे अलोकेट करना है। ये तो हो गया वैल्यूएशन ऑफ द इसॉप्स। फिर सेकंड स्टेप अलोकेशन। मुझे अलोकेट कितना? एसएलएम बेसिस पर 30,000 डिवाइडेड बाय 2.5, ठीक है ना। 12,000, 12,000 और 6,000, फिर शेयर में सेटल कर दूंगा। गया क्या दिमाग में? नोट करो जल्दी से। आप चाहो तो एग्जाम में इन्हें अवॉइड कर देना, इनका कोई मार्क्स नहीं होता, लिख दो तो कोई गलती नहीं है। वो आपके कंफर्ट जोन पर डिपेंड करेगा, आप कैसे काम करना चाहते हैं। बेटा ये मैंने क्वेश्चन को ही ड्रॉ किया है, कुछ भी नया नहीं बताया मैंने अपनी तरफ से। फर्स्ट अप्रैल 2010, डेट ऑफ ग्रांट, ऑफर किए, मार्केट प्राइस लिखा है मैंने 90 रुपी, एक्सरसाइज प्राइस लिखा है, आप चाहो तो फुल लिख लो जैसा भी चाहे। और ये 31 मार्च 11 फर्स्ट ईयर, 12 13 अकॉर्डिंगली। फिर ऑप्शन बीच में 2.5 साल बाद वेस्ट हो गई। लिख लिया? चलो अब बेटा सबसे पहले यहां पर लिख लो नंबर 1, अलोकेशन ऑफ द एक्सपेंस। अलोकेशन ऑफ एक्सपेंस।
बताओ, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। 30,000 डिवाइडेड बाय 2.5 कितना हो गया? 12,000। 12,000। 12,000 और फाइनली फिर 6,000। इस तरह से मुझे एलोकेशन करना पड़ेगा। ये मुझे अलोकेट करना होगा 12,000, 12,000 और 6,000। चले आगे, ये हो गया आपका अलोकेशन। और ब्रैकेट में लिखना चाहो कैसा है तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 30,000 डिवाइडेड बाय 2.5 ईयर्स। तो पहले साल में तो पूरा आएगा, दूसरे साल में भी पूरा आएगा, थर्ड ईयर में हाफ हो जाएगा, क्योंकि थर्ड ईयर हाफ ईयर। चलो मैं आगे, मुझे बस एंट्री करनी है। तो हम लोग बेसिकली हमें करना क्या है? जर्नल एंट्रीज। तो लिखो आप, किसकी कंपनी है? हटा रहा हूं मैं इसे। ये कंपनी है एस लिमिटेड। तो आप सारे बच्चे लिखो, इन द बुक्स ऑफ सेकेंड, इन द बुक्स ऑफ एस लिमिटेड जर्नल एंट्रीज। बताओ, डेट ऑफ ग्रांट नो एंट्री, कोई लेना देना नहीं है, तो लिखने से मतलब ही नहीं है, आपको शायद पता है। और फिर भी अगर प्रॉब्लम होती है तो क्या कर दो, 1 अप्रैल 2010 नो एंट्री, ठीक है ना। वैसे तो अब तक पता लगी गया, डेट ऑफ ग्रांट पर कोई एंट्री नहीं होगी। तो बताओ मैं क्या करूंगा, सीधा एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ठीक है ना। तो ये 31 मार्च 2011 पहला साल ये रहा। जल्दी से बोलो एंट्री। एम्प्लॉय, भाई खर्चा है, सर्विसेज के अगेंस्ट खर्चा है तो रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन क्योंकि देना नहीं है तो लाइबिलिटी क्रिएट कर लूंगा। तो एम्प्लॉय, और वो खर्चा किस नाम से रिकॉर्ड होगा? एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस अकाउंट, डेबिट टू आउटस्टैंडिंग ESOPs, अमाउंट रुपीज 12,000। बेटा मैं नरेशन लिख नहीं रहा, बीइंग एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस रिकॉर्डेड। आ गया समझ में? लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ एग्जाम में लिख देना। नहीं नहीं, सॉफ्ट भी लिख दोगे तो नंबर मिल जाएगा, फुल फॉर्म लिखो तो बेटर है, ठीक है ना। लेकिन इतना भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान रखना, और एक चीज, नरेशन नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे, क्योंकि विदाउट नरेशन जनरल एंट्रीज अधूरी मानी जाती है। तो नरेशन लिखने के बाद कोई रीड नहीं करता, नरेशन कोई टेक्निकलिटी नहीं है, ठीक है ना। बीइंग एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज्ड, बस बात खत्म। तो यहाँ लिखना नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना है बस। नरेशन अब यहाँ कौन लिखेगा? 31 मार्च 2011, जल्दी बोलो। P&L account debit to employee compensation, amount rupees 12,000। खत्म। ये बेटा पहले साल की कहानी खत्म। वेरी गुड बेटा ऋषि, ये पहले साल की कहानी खत्म। अब बताओ दूसरे साल, साल भर बैठे रहो आराम से, कोई लेना देना नहीं। बताओ सीधे कहाँ जाएंगे हम? ईयर एंड में। चलो जल्दी, 2012, जल्दी से जाओ। अरे जल्दी करो, मैंने तो कर भी दी एंट्री अगले साल की। नेक्स्ट, तो 2012 सीधा ईयर एंड में जाओ, 31 मार्च 2012। बेटा दोबारा रिपीट करनी है, 2012 सीधा ईयर एंड में जाओगे, सेम एंट्री रिपीट करके आओगे। सर वाह सर, बेटा हाँ बेटा देख लो, स्पीड मेरी आप देख ही नहीं पाए और मैंने लिख दिया। नेक्स्ट, सर थर्ड ईयर की भी वैसे लिख, बार बार नहीं बेटा, ठीक है ना, बार बार नहीं होता ऐसे। नेक्स्ट हो गया ये बेटा। सेकेंड ईयर, अपनी टाइमलाइन देखो अपनी, ऊपर जो लिखवाया हुआ है, क्वेश्चन मत देखते रहो सामने,
टाइमलाइन पर देखो, टाइमलाइन के हिसाब से चल रहे हैं जो हमने स्टार्टिंग में बनाई थी। पहले साल के एंड में गए, फिर दूसरे साल के एंड में गए, कर दिया। अब तीसरे साल के, चलो बेटा मुझे अब एक बात सुन लो सारे बच्चे, अब एक बात सारे बच्चे सुन लो। ये बताओ तीसरे साल अपनी टाइमलाइन देखो कब मिच्योर हो गई है, कब वेस्ट हो गई? 38 सितंबर को हो गई। आ गया बेटा, मैं एंट्री डालना चाह रहा हूं ये 31 मार्च, यही एंट्री होगी लेकिन अमाउंट बदल जाएगा आपकी बार। बेटा रिपीट एंट्री तो वही होनी है। बताओ कितना हो जाएगा? 6000, 6000, ये 6000 का हो गया। मैं इस पर डेट क्या लगाना चाह रहा हूं? 31 मार्च 2013, 31 मार्च 2013। आप डेट क्या लगवाना चाह रहे हो? 38 सितंबर 2012, 38 सितंबर। जो मन में है डेट लगा दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है? लेकिन इसे रोकना यार, मेरे को दिखता नहीं है ना, मुझे इतना ये बेटा मुझे फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी डेट लगाने में इंटरेस्ट हो, लेकिन मैं 30 सितंबर को मैच्योर हो गई, आपने कहा सर हम तो 30 को ही पास करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उसका रीजन क्या है? मुझे क्या लग रहा है कि बताओ एक एक्सपेंस है, और बताओ मुझे किसकी एंट्री बनानी है? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग बताओ क्या एक एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट बताओ मोस्टली मैं कब करता हूं? ईयर एंड में करता हूं। बोलो आ गया समझ में? दूसरा, उस एक्सपेंस को बताओ, ये ट्रांजैक्शन एंट्री नहीं है P&L की, ये क्लोजिंग एंट्री है, ये बताओ कब होगी? ईयर एंड में। आप बोल रहे हो नहीं सर हम तो 30 सितंबर को, बेटा कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, डेट वाइज कोई लेना देना है नहीं इसमें। लेकिन बताओ आपको क्या लग रहा है मोस्ट लॉजिकल क्या है? बेटा दोनों ही एडजस्टमेंट है, एक एडजस्टमेंट है और एक क्लोजिंग एंट्री। आ रही है बात समझ में? तो आपको बताओ कौन सी डेट ज्यादा सूट करती है? ये जो इसमें एंट्री में जो इन्वॉल्वमेंट्स है ना, वो 31 मार्च 2013 यानी ईयर एंड को ज्यादा सूट करते हैं। क्लियर है? और आप बोलो नहीं हमें तो सब 30 सितंबर ही लगानी है, मजा ही नहीं आ रहा, तो लगा दो कोई दिक्कत नहीं है, एंट्री के मार्क्स मिलेंगे, डेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैंने कहा ज्यादा सूट करेगी। और आप क्योंकि आप बताओ बार बार किस में देखोगे? आप सॉल्यूशंस देखोगे, तो बताओ सॉल्यूशन में क्या कौन सी डेट है? बोलो ये 6000 कब की डेट है? 31 मार्च 2013। फिर बाद में बच्चा बोले साहब उसमें क्यों मार्क्स दे रखा है? तो मैंने समझा दिया डेट इसमें बताओ क्या नहीं बन सकती, कोई मुद्दा नहीं बननी चाहिए। डेट आप जो मन में आए लगा दो, कोई मार्क्स काटने वाला नहीं है। लेकिन मोस्ट लॉजिकल क्या है कि बेटा दोनों ही एडजस्टमेंट, एक एडजस्टमेंट की बात कर रहा है एक क्लोजिंग की बात कर रहा है, तो दोनों ही ईयर एंड में प्रेफर करनी चाहिए। अगर मिड में भी मेच्योर हो रही है तो ये दोनों एंट्री आप एंड में बना दो, और मिड में भी बना दो तो प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा था बुक्स हमेशा लॉजिकल बात करती है, वो ईयर एंड में ले जाती है। तो चलो मुझे लगता है इशू सॉल्व हो गया, डेट को मुद्दा नहीं बनाना है, कुल मिला के बात ये है। बेटा निश्चय 30 सितंबर, अब तो समझ में आ गया निश्चय? ठीक है, मैंने कहा डेट जो मन में डाल देना, डेट को मुद्दा मत बनाना, ये डेट वो क्यों है वो क्यों है, जो मन में है। लॉजिकल ये है, बुक्स भी हमेशा यही करती है, और रीजन बता दिया मैंने। हो गया? अब इसके बाद जो मैंने डेट की बात की, मैंने कहा डेट में जो भी आपको सूट करता है वो अपने हिसाब से कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद बताओ मैंने क्या दिया था उन्हें? 1 साल का समय दिया था। हो गया? मैं मेरे एम्प्लॉयज के बारे में ऑफर करने के बाद 30,000 मुझे यहाँ दिखाई दे रहा था, तो 12,000 यहाँ, 12,000 यहाँ, और 6,000 मिड में या एंड में। बताओ मैं 30,000 का क्या बनाकर बैठ गया? प्रोविजन बनाकर बैठ गया कि मैं जब सेटल करूंगा इसे, क्योंकि उन्होंने सर्विसेज तो दे दी, अब जब सेटल करूंगा तो बताओ मुझे क्या होने वाला है? लॉस होने वाला है। तो मैंने लॉस के बारे में पहले ही सोच लिया। अच्छा लॉस क्यों होगा? क्योंकि मैं शेयर ज्यादा वैल्यू के दूंगा और उनसे रिकवरी कम। क्योंकि ध्यान रखना यहाँ मार्केट प्राइस एज पर कमिटमेंट कितना है? 90 रुपी, लेकिन मैं 90 रुपी की चीज 90 में नहीं दे रहा। बताओ क्या लूंगा? एक्सरसाइज प्राइस 60 तो ले ही लूंगा, तो 30 रुपए का लॉस मुझे होगा उस समय जिस दिन सेटलमेंट की बात होगी। तो ये मैंने ऑलरेडी बुक्स में रिकॉग्नाइज कर लिया। आज बताओ कौन सी डेट आ गई? डेट ऑफ सेटलमेंट।
मेरे एम्प्लॉयज को मैंने 1 ईयर का एक्सरसाइज प्राइस पीरियड दिया था, और उस एक्सरसाइज पीरियड में उन्होंने, पहले मैं लिख रहा हूं, बाद में समझ में आ जाए तो आप लोग नोट कीजिएगा बेटा, 31 जुलाई 2013 विद इन एक्सरसाइज पीरियड जो उनको कमिट किया गया था उसमें उन्होंने अप्लाई कर दिया। आज वो मेरे पास आए कि भाई हमने हमारी शर्तें क्या कर दी, हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। मैंने कहा हाँ। तो बोला आप शेयर दीजिए। वो जो ऑप्शंस आपने इनिशियली दिए थे, बताओ मैंने कितने ऑप्शन दिए थे, 1000 ऑप्शन दिए थे। उन्होंने कहा आज बताओ किसमें कन्वर्ट कर दो, शेयर। मैंने कहा ठीक है। बताओ मेरे गेट पर कौन खड़ा है, एम्प्लॉय, मैं उसे क्या दे रहा हूं, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। बेटा जब मैं शेयर दे रहा हूं, बाद में लिखना, पहले सुन लो समझ लो, ये एंट्री बाद में परेशान करेगी, तो इसीलिए मैं आपको पहले समझा रहा हूं, एक बार में ध्यान से समझ लो। आ गया समझ में? कितने मैंने शेयर दिए, भूल जाओ 1000, किसकी बात करो, एक शेयर। मान लो मैंने उसे एक ऑप्शन दी थी, एक से सोचोगे आप हमेशा, तो ये एंट्री हमेशा कंफर्ट बनी रहेगी आपके लिए। अगर ओवरऑल सोचोगे तो ये एंट्री परेशान करेगी आपको आगे जाकर। तो हम बाद में देख लेंगे ना 1000। हमेशा इस एंट्री को आप किससे सोचोगे, एक से। मान लो मैंने एक ऑप्शन ऑफर की थी और आज वो एक शेयर में कन्वर्ट हो रही है, तो मैं उसे शेयर दे रहा हूं। समझ में आ गया? एक शेयर बताओ कितने रुपए का, बेटा 10 का। ध्यान रखना, शेयर कैपिटल अकाउंट शुड बी डेबिटेड और क्रेडिटेड ऑलवेज विथ नॉमिनल वैल्यू। आ गया? मुझे मतलब नहीं है अगर मेरा शेयर महंगा या सस्ता है तो वो डिस्काउंट या प्रीमियम बनेगा। बोलो क्लियर है? तो मैंने अगर जो मेरे गेट पर एक आदमी खड़ा है उसे एक शेयर दिया, तो बताओ शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा, 10 रुपए से होगा। लेकिन आप बोल रहे हो कितने का दिया साहब, एज पर एग्रीमेंट वो 90 रुपए का था, तो बेटा 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम 80 रुपीज। अरे समझ में आ रहा है? 80 रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम में, यानी मैं 90 रुपए की चीज दे रहा हूं, लेकिन ध्यान रखना वो चीज कितने की है, 10 रुपए की, लेकिन मैं एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा हूं, तो वो मेरे लिए बेनिफिट हो गया। और अगला देने को भी तैयार है, क्यों? क्योंकि मार्केट में रेपुटेशन इस तरह की है। गया क्या दिमाग में? बेटा आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के कंपनी में जाओगे, जॉब कितने का मिलेगा, 10 लाख 12 लाख। समझ में आ रहा है? 5-7 साल मेहनत करके काम कर रहे हो, दुनिया भर के लोग, अच्छा बिहेवियर है, अच्छी स्किल्स है और बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो बताओ धीरे धीरे इंडस्ट्री में आपकी पहचान बनेगी या नहीं बनेगी? नॉलेज वही, आदमी वही, डिग्री वही। 5 साल बाद आपको एक दूसरी कंपनी 30 लाख 40 लाख क्यों देने को तैयार हो गई? बोलो गुडविल के। अरे गुडविल के, पहले कोई नहीं जानता था आपको, अब दुनिया जानती है आपको। तो बेटा आपकी नॉलेज एक अलग है। रैंकर्स को बताओ इनिशियली ऑफर क्यों आ जाते हैं अच्छे, गुडविल। वो डे वन ही गुडविल बना लेते हैं बिना काम की। वो अपना डेडिकेशन काम करके शो ना करके वो यहीं शो कर देते हैं। बोलो हम तो देख लो इस एज में डेडिकेटेड है। इस एज में हर आदमी को अकल थोड़ी होती है। टाइम, चाणक्य बहुत पहले बोल कर गया था, समय और समझ, ये 2 चीज एक साथ नहीं आती जीवन में। जब समय होता है समझ नहीं होती, और जब समझ आती है समय नहीं होता। और जब ये दोनों जीवन में एक साथ आ जाए तो बेटा भगवान की कृपा होती है उस आदमी पर। ये दोनों अगर लाइफ में एक साथ चल रहे हैं तो आदमी ग्रो करता है, तो आदमी अपने लाइफ में टॉप पर होता है। समझ में आ रहा है? ये 2 चीज एक साथ आना बहुत मुश्किल है। तो जो टॉपर्स होते हैं बताओ उनमें क्या होती है, समय भी होता है और समय पर समझ होती है। इसीलिए वो डे वन ही रिकॉग्नाइज हो जाता है, यार ये तो पोटेंशियल वाला आदमी है। पोटेंशियल भी नहीं है तो डेडिकेटेड है, नॉलेज सारी रखता ही है, तो हमें ऐसे तो आदमी चाहिए। आप 5 साल काम करके लोगों को बताओगे कि मैं डेडिकेटेड आदमी हूँ, हार्ड वर्किंग आदमी हूँ, नॉलेज रखता हूँ, डिग्री है, वो अपनी डे वन ही पहचान करा देते हैं। बस उसका एडवांटेज उनको डे वन मिल जाता है। ऐसा नहीं है बेटा, हो सकता है आप उनको मात देकर 4-5 साल में आगे निकल जाओ, क्योंकि वो रट्टू तोते भी होते हैं। समझ में आ रहा है? तो वो एक बार तो जंप ले जाते हैं, लेकिन उसके बाद अब हर चीज समझ में आ रहा है। रटी रटाई चीज किताबों में तो काम आ गई, प्रैक्टिकल लाइफ में तो आपको फिर तरीके से काम करना पड़ेगा। वहां थोड़ी की चीजें रट के और लिख कर आनी है, वहां तो प्रैक्टिकली काम करना है। तो जो स्मार्ट लोग होते हैं वो कई बार उनको भी आगे पीछे छोड़ जाते हैं, लेकिन वो समय लेते हैं 5-7 साल का, वो डे वन ही रिकॉग्नाइज हो जाते हैं। दोनों में इतना सा फर्क है। ये कंपनी बताओ 10 रुपए की चीज खुले में कितने में दे रही है, 90 रुपए में। क्यों? गुडविल है, सामने वाला लेने को तैयार है। समझ में आ गया? तो मैंने मेरे एक्स्ट्रा मनी को बताओ
सिक्योरिटीज प्रीमियम बेनिफिट बना दिया। मैंने कहा ये ले, गेट पर एक आदमी खड़ा है, उसे शेयर दे दिया। बताओ मैंने क्या कहा? मैंने उससे पहले एग्रीमेंट कर रखा है, जिस दिन दूंगा, कंडीशन पूरी होने के बाद तो दूंगा, लेकिन जिस दिन दूंगा बोलो 60 रुपए लूंगा। समझ में आ गया? 60 रुपए लूंगा। उसने कहा हाँ, और ये चीज मुझे भी समझ थी कि मैंने उसे क्या कहा है, 60 रुपए में ये तेरे को 90 रुपए की चीज दे दूंगा, एग्रीमेंट करके बैठा हूं। तो बताओ मुझे क्या था, नुकसान होगा, मुझे पता था। तो बताओ मैंने क्या किया, आउटस्टैंडिंग इसॉप्स नाम से उस नुकसान को पहले बुक कर दिया। अरे जा रहा है क्या दिमाग में? बेटा पूरी एंट्री समझ में आ गई, रीडेबल फॉर्म में आ गई, अब तो रटने की जरूरत ही नहीं है। शेयर देंगे तो बताओ, हम जब इसॉप्स देंगे तो बताओ किसके, पूरे के टोटल अमाउंट के बारे में सोचेंगे, एक के बारे में? बस अब कुछ नहीं करना। अब मुझे बताओ मैंने कितने इसॉप्स ऑफर किए? बेटा 1000 किए ना, ये लो 1000। बताओ कितने रुपए आएंगे? बोलो 30,000, 10,000। अरे गया क्या दिमाग में? बेटा ये ब्रैकेट में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और एक के बारे में सोचोगे तो जल्दी सोच पाओगे, गलती नहीं होगी। और फिर कितने हैं क्वेश्चन बताएगा, वो तो आपको सोचना नहीं, मल्टीप्लाई कर, खत्म कहानी। लिखो एंट्री। बेटा आ गया समझ में? सारा क्या हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट, डन। हम स्टार्टिंग से चले एंड तक। 8 नंबर का क्वेश्चन है, नरेशन लिखने बाकी हैं, बाकी तो मुझे नहीं लगता कोई भी इशू है। मेरी जो पिछली 2-3 क्लासें लगी, अब आपको पूरा दिमाग में सेटलमेंट हो चुका। आपको नहीं लग रहा कि बेटा ये तो परमानेंट टाइप का कुछ काम हो रहा है, आ रहा है? लेकिन एक चीज़ दिमाग में रखना, ये परमानेंट टाइप का हो नहीं रहा है। क्या करोगे आप इन सबको? रिटर्न में दोबारा, अभी मत करने बैठ जाना कहीं आज ही, क्योंकि इतनी अक्ल है आप लोगों में, बार बार हर चीज़ बतानी पड़ती है। कहीं आज ही जाके बैठ जाओ शाम को, बेटा आज ही जाके बैठ गए तो रटा हुआ रहेगा ये। इन चीज़ों में बताओ, जैसे प्री पोस्ट के काफ़ी बच्चे आते जाते पूछते हैं, सर आज हमने वो जो कल आपने कराए थे वो चारों क्या कर दिए हमने, निपटा दिए। बेटा क्या जरूरत है निपटाने की? गैप तो दो, अरे 5-7-10 दिन का गैप तो दो। समझ में आ रहा है? रिपीटेशन का प्रोसेस गैप के बाद स्टार्ट होना चाहिए। अभी तो चीजें आपके दिमाग में सेटल्ड है, निकलने तो दो, उसके बाद प्रैक्टिस करोगे तो बेनिफिशियरी होगी। अदरवाइज तो वो मशीन की तरह लिखते रहोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा प्रैक्टिस हो भी रही है या नहीं हो रही। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों जल्दी से बोलो ये समझ में आ गया, अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब मैं ओपनली कोई भी बात कर सकता हूं आपसे, किसी भी क्वेश्चन को मैं, क्योंकि समय नहीं है, एक क्वेश्चन मैं आपसे सर बिल्कुल खून में घुस, अरे वाह यार ये तो तूने मेरा डायलॉग बोल दिया। ये मैंने मेरे टीचर को बोला था एक बार, सर ब्लड में चला गया ये अरे यार कितने समय बाद बचपन याद आ गया। बिल्कुल यही वर्ड मैंने बोले थे नहीं ये मैंने मेरे टीचर को बोला, डायलॉग किसी का भी हो मैंने। चलो एक बार, चलो याद आ गई, पुरानी यादें आ गई यहाँ तक समझ में आया। अब मुझे कुछ पूछना था आपसे, इसलिए बेटा मैं अभी वो क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं कर रहा, क्योंकि मैं जैसे आपको पूछूंगा आपको समझ में नहीं आएगा, फिर मुझे कुछ बोलना होगा, मैं बड़ा से नहीं निकाल पाऊंगा ढंग से, ठीक है ना? तो उसके लिए पूरा समय बना के रखेंगे। कल मैं पूछूंगा आके, नहीं बताओगे या उल्टा सीधा बताओगे तो उनकी मैं ऐसी की तैसी करूंगा, ठीक है? नहीं बताओगे उनकी ज़्यादा करूंगा, ठीक है? क्योंकि मैंने 3 घंटे लगाए यहाँ तक लाने के लिए, तो इसीलिए आज की क्लास यहीं खत्म होती है। और जो 1-2 लेट आए हैं प्लीज़ फ्लो में आने से पहले अब आप रिवाइज कर लो प्लीज़ अपनी क्लासों को, जिसका रह गया हो वो रिवाइज कर लेना, क्योंकि ज़्यादा क्लास इस ऑप्स की नहीं हुई है।
हरे कृष्णा बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।